नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं कमोडिटी राउंड अप और आज के शो में हम बात करेंगे सोने की, जहां पर लगातार रिकॉर्ड स्तर देखने को मिल रहे हैं। आखिरकार सोना कहां जाकर रुकेगा, 1 लाख तक के टारगेट्स कब हासिल होंगे और क्या ये आउट परफॉर्मेंस बरकरार रहेगी, इन सब मुद्दों पर करेंगे चर्चा। साथ ही बात करेंगे बेस मेटल्स पर, जहां पर तेजी पर ब्रेक लगता हुआ दिखा है। ट्रंप के एक्शन का इम्पैक्ट, क्या लाइकली डायरेक्शन रह सकती है और क्या स्ट्रैटेजी आपकी होनी चाहिए, इस पर भी करेंगे फोकस। तो साथ ही देश में खाने के तेल की जो आवक है वो क्यों बढ़ी है, प्राइसेस कैसे रह सकते हैं, डिमांड कैसे दिखाई दे रही है, इन सब मुद्दों पर करेंगे बातचीत। हमारे साथ हैं द सॉल्वेंट एक्सट्रैक्टर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया के ईडी डॉक्टर बीवी मेहता, उनसे आगे हम शो में चर्चा करेंगे। एमराल्ड ज्वेलरी के फाउंडर धारा पटेल हमारे साथ हैं, प्रो इंटेलिजेंट सर्विसेज के फाउंडर दिनेश सोमानी और मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज के डायरेक्टर किशोर नाने भी हमारे साथ बने हुए हैं। आप सभी का स्वागत है शो में। लेकिन सबसे पहले चर्चा करेंगे सोने की, जहां पर लगातार हमने रिकॉर्ड तेजी बनते हुए देखी है। इंटरनेशनल मार्केट्स में तो $2950 के आसपास फिलहाल प्राइसेस कारोबार कर रहे हैं, लेकिन घरेलू बाजार में भी मोमेंटम काफी स्ट्रांग रहा है। कई सारे रीजंस हैं जिसने तेजी को सपोर्ट किया है। एक तरफ यूएस की ट्रेड वॉर, सेंट्रल बैंकर्स की बाइंग, रुपये का डिप्रिसिएशन और फॉलिंग रेट्स, ये तमाम ऐसे फैक्टर्स हैं जिसने स्ट्रेंथ कंसिस्टेंटली प्रोवाइड की है। किशोर हमारे साथ बने हुए हैं। किशोर नमस्कार, स्वागत है आपका। तो पहले तो ये बताइए, एक अनुमान ये लगाया जा रहा था इस साल की शुरुआत से पहले कि जिस तरीके के रिटर्न पिछले साल बने हैं सोने में, शायद उतने रिटर्न नहीं बनेंगे और एक सिल्वर आउट परफॉर्मेंस दिखाएगा, लेकिन ऐसा लग रहा है जिस तरीके की चाल इस साल की शुरुआत से ही गोल्ड में बनी है कि शायद पिछले साल के रिटर्न्स को भी बीट कर दे। किशोर, कैसे देखते हैं आप? गुड मॉर्निंग दीपाली। आई थिंक यहाँ पे 3 चीज जो ड्राइविंग फोर्स रहा फिलहाल के लिए जो गोल्ड के लिए। नंबर 1 इज दैट सेंट्रल बैंक बाइंग। वो 2-3 साल से हम लगातार देख रहे हैं, सेंट्रल बैंक बाइंग हैज बीन अ बिग ड्राइवर। सेकंड इज कंज्यूमर डिमांड इन यूएस एंड इंडिया एंड चाइना। इंडिया एंड चाइना का जो कंज्यूमर डिमांड है, खास करके जो चाइना ने ज्वाइन किया इसमें, इंडिया को तो हालांकि हम सब जानते हैं कि इंडिया का फ्रेंजी टू बाइंग गोल्ड स्पेशली लास्ट 2 साल में बहुत ही बढ़ा था एंड लास्ट इंपोर्ट नंबर्स भी हमको वो दिखाई दे रहा है। बट चाइना का जो नंबर्स है बहुत ही ज्यादा सरप्राइजिंग था एंड चाइनीज कंज्यूमर्स आर लाइक क्यूइंग अप फॉर बाइंग गोल्ड। थर्ड इज दैट इन्वेस्टमेंट डिमांड, जो आई थिंक लास्ट फ्यू मंथ से, स्पेशली जब भी ट्रम्प का जो इलेक्ट हुआ है, ट्रम्प का इलेक्शन हो गया है, उनके बाद काफ़ी हद तक जो ग्लोबल अनसर्टेनिटी को लेकर, टैरिफ अनसर्टेनिटी को लेकर जो है इन्वेस्टमेंट डिमांड फ्लो हो रहे हैं। आई थिंक ये 3 मुद्दे जो है अभी भी इसमें अभी भी स्टीम बाकी है एंड यस, हालांकि मोस्ट ऑफ द एनालिस्ट्स ये एंटिसिपेट कर रहे थे अभी रैली काफ़ी हद तक हो चुका है, प्रॉब्ली 2025 में शायद 10% का अपसाइड मिलेगा एंड सिल्वर डेफिनेटली आउट परफॉर्म करेगा। हमारा व्यू भी सिल्वर आउट परफॉर्मेंस का तो है ये, बट ये कहीं न कहीं जाके ये बिकॉज़ 3050 के आसपास का आपका एमएनसी बैंक्स का काफ़ी रिपोर्ट्स आए हुए हैं। हमारा व्यू के हिसाब से आई थिंक 3200 तक भी जा सकता है, बट 3200 में भी ये डॉलर में रुकेगा या नहीं रुकेगा? एज़ ऑफ नाउ रुकने के लिए कोई ऐसा कोई कारण नहीं है। अभी एज़ एन एनालिस्ट आपको देना है तो कुछ ना कुछ लेवल देना पड़ता है। जब भी अनचार्टर्ड टेरिटरी में रहता है कि आपको पता ही नहीं कि कहाँ तक ऊपर जा सकता है, आप फैक्टर्स बता सकते हैं और डायरेक्शन बता सकते हैं। शायद आप लेवल बोलेंगे तो बेसिकली अगर कोई भी लेवल आज बोल रहे हैं तो वो एक्चुअली बेसिकली वाइल्ड गेस है। सो $3000-3200 वो जो भी है, आपको यहाँ से 8% है, 7-8% है, वो सब 10% का जो व्यू में वो बरकरार है। सो स्टे बुलिश, स्टे इन्वेस्टेड इन गोल्ड, मैं मेरा इतना ही कहना है एंड डोंट इवन एंटिसिपेट। मेरे हिसाब से आई थिंक 3000 $3200 लेवल्स का कभी भी आ सकता है। इंडिया में देखिएगा तो 92-93,000 रुपीज के आसपास आ जाएगा, मे बी 97 एक्सटेंड होते हुए। सो स्टे इन्वेस्टेड और अगर इंट्राडे अगर खरीदना चाहता है, थोड़ा सा अगर डिप्स मिलता है 85-600 के लेवल्स पे मुझे बाइंग का लेवल लगता है। 85-200 का स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकते हैं, 86,500 का टारगेट्स रख सकते हैं। हालांकि आई थिंक इंट्राडे में हल्का सा अगर ऊपर में सिल्वर में थोड़ा वीकनेस दिखेगा, बट अदरवाइज ओवरऑल ट्रेंड रिमेन्स टू बी बुलिश। ओके, धारा पटेल भी हमारे साथ मौजूद है एमराल्ड ज्वेलरी से। धारा, अभी हम तमाम फैक्टर्स की बात कर रहे थे जिसने तेजी को सपोर्ट किया है गोल्ड प्राइसेस में। आपसे डिमांड पर भी व्यू लेंगे, लेकिन एक चीज जानना चाहेंगे, अब ट्रम्प की ट्रेड वॉर के बीच में, रुपी डिप्रिसिएशन के बीच में, क्या गोल्ड प्राइसेस के टारगेट्स आपने रिवाइज किए हैं? अब कहाँ देख रही हैं प्राइसेस? गोल्ड प्राइजेस डेफिनेटली अभी हाईएस्ट है, 86,000 के ऊपर अभी प्राइसेस है। बट आगे के प्रेडिक्शन अगर हम देखते हैं तो देर इज गोइंग टू बी अ करेक्शन इन द प्राइसेस
इन विद इन 1 मंथ 4 to 4.5% का डिप आने वाला है। एंड अगर आप लॉन्ग टर्म प्रिडिक्शन देखते हैं, देन द गोल्ड प्राइसेस आर गोइंग टू इंक्रीज मच मोर देन व्हाट इट इज राइट नाउ। तो राइट नाउ जब डिप आएगा तब इट इज द करेक्ट टाइम टू बाय गोल्ड। गोल्ड एज अ कमोडिटी इज डेफिनेटली समथिंग दैट यू शुड कंसिडर इन्वेस्टिंग इन। अच्छा धारा, एक चीज बताइए, अब जब प्राइसेस इतना बढ़ गए हैं, डिमांड पर कुछ असर पड़ा है क्या? क्या किस तरीके के ट्रेंड्स है फिलहाल? तो जैसे हम ज्वेलरी बिजनेस में है, सो बाइंग ऑफ ज्वेलरी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेडिंग्स। अभी ये साल के वेडिंग का डेटा अगर आप देखो तो हाईएस्ट वेडिंग्स हैव हैपेंड इन एनी पार्ट्स ऑफ द कंट्री दैट यू सी। सो डेफिनेटली बिकॉज ऑफ द वेडिंग्स डिमांड वही स्टेबल रही है। देयर हैज बीन नो डिप ऑफ डिमांड ड्यू टू द इंक्रीज ऑफ द गोल्ड प्राइजेस। Also, customers में एक awareness है that gold as an asset class is always going to appreciate. So, demand के तौर पे हमको हमेशा stability और good demand देखने में आई है। अच्छा किशोर, जो ये प्राइसेस इतना तेजी से बढ़े हैं, इन्वेस्टमेंट डिमांड को लेकर आपका व्यू क्या है? ये जो फ्रेंसी देखने को मिली है प्राइसेस में, मोर ऑफ इन्वेस्टमेंट्स पर्सपेक्टिव से, रिटेल पर्सपेक्टिव से मैं बात करूं, सेंट्रल बैंकर्स की तो बात आपने की, किस तरीके के ट्रेंड्स देखने को मिल रहे हैं? आई थिंक दीपाली, यहाँ पे इंडिया में बीच में थोड़ा डिप मिला था कि रिटेल ज्वेलरी कंज्यूमर्स, स्पेशली इन्वेस्टर्स, एक बार के लिए साइड में रखते हैं कि कंज्यूमर्स जो है स्लो डाउन हो गए थे कि जो प्राइसेस में आई थिंक हालांकि जिनको ज़रूरत है, जैसा वेडिंग्स आ गया, जैसा ओकेशंस आ गया, तो अदरवाइज थोड़ा सा इवन फुटफॉल्स ज्वेलरी शॉप्स में कम हो गया था। बट एज एन इन्वेस्टमेंट डिमांड अगर आप देखें तो ईटीएफ का जो फ्लोस था, आप अगस्त सितंबर में ग्लोबल ईटीएफ से आउटफ्लोस हुआ था, स्पेशली गोल्ड ईटीएफ, एसपीडीआर आप देखें तो। बट आई थिंक अगेन जनवरी फरवरी में ये ऑलमोस्ट वो जो फॉल हुआ था वो सभी कवर हो चुका है। मेरे हिसाब से जो जो हिसाब से यूएस एक्चुअली नाउ इज ट्राइंग टू बाय, आई थिंक यूएस इन्वेस्टर्स आर ट्राइंग टू बाय। आई थिंक ये टैरिफ का ये जो अनसर्टेनिटी की वजह से काफी हद तक इन्वेस्टर्स एंड इवन फंड हाउसेस का जो डिमांड है वो बढ़ने वाला है। आई थिंक वो जो नेक्स्ट लेग ऑफ रैली, अभी जो करंट जो रैली चल रहा है उसमें इन्वेस्टर का बहुत ही बड़ा योगदान रहेगा। अगर यहाँ से गोल्ड 10-15% ऊपर जाना चाहिए तो आई थिंक उसमें सबसे प्राइमरी ड्राइविंग फैक्टर रहेगा वो इन्वेस्टर्स। अच्छा क्विकली धारा, एक क्वेश्चन और आपसे। अब जिस तरीके से प्राइसेस सर्ज हुए हैं, जो एंटिसिपेट किया जा रहा है कि मोमेंटम तेजी का बरकरार रहेगा, डिपेंड करेगा कि ट्रम्प की तरफ से और पॉलिसी फ्रंट पर क्या डेवलपमेंट्स होती हैं, वो एक इम्पॉर्टेंट ट्रिगर है। लेकिन क्या एंटिसिपेट आप कर रही हैं, अगर प्राइसेस यहाँ से और ऊपर गए तो डिमांड इम्पैक्ट होगी या डिमांड और इंक्रीज होगी, इस डर में कि कहीं प्राइसेस और ना बढ़ जाएं? जी, डिमांड डेफिनेटली इम्पैक्ट होने वाली है। ज्वेलरी परचेजिंग अगर आप रिटेल को देखोगे, ड्यू टू द इंक्रीज ऑफ गोल्ड, ये जो मंथ्स आने वाले हैं आगे के, जो हमारे कह सकते हैं कि वेडिंग मंथ्स नहीं है, तो ये जो ड्यूरेशन आएगा राइट फ्रॉम फरवरी से लेके जुलाई तक, तब हम डिमांड कम देखेंगे। उसके बाद जो वेडिंग सीजन स्टार्ट होगी, विच इज राइट फ्रॉम जुलाई से लेके अभी जो एंड ऑफ जनवरी तक है, तब हमको वापस एक डिमांड देखने में आएगी, बिकॉज दैट इज कॉल्ड एज द सीजन ऑफ बाइंग ज्वेलरी। दैट इज द टाइम जब वेडिंग शॉपिंग स्टार्ट हो जाती है। एंड जैसे मैंने बताया दैट कंज्यूमर में एक अवेयरनेस है दैट जितना भी गोल्ड प्राइस बढ़ रहा है वो आगे जाके बढ़ने वाला है, और अभी अगर वो लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उनको अच्छे रिटर्न्स आगे मिलने वाले हैं। So they have this awareness, and they know that gold asset is always a safe commodity to invest in. तो डिमांड सीजन के हिसाब से आप देख सकते हो, बट अदरवाइज वो कैचअप हो जाता है। ओके चलिए, थैंक यू धारा, क्विकली अपने कमेंट्स शेयर करने के लिए। तो प्राइसेस तो तेजी की तरफ हैं ही, तमाम फैक्टर्स भी सपोर्ट कर रहे हैं, डिमांड भी आगे इम्पैक्ट होने की पूरी प्रोबेबिलिटी है। लेकिन चलिए आगे बढ़ते हुए और अब बात कर लेते हैं रिफाइंड ऑयल की, जहां पर भारत में जो रिफाइंड ऑयल की आवक है उसमें इजाफा देखने को मिला है, और सॉल्वेंट एक्सट्रैक्टर्स एसोसिएशन ने इस बात पर चिंता भी जताई है, केंद्र सरकार को एक पत्र भी भेजा है। तो एग्जैक्टली स्थिति क्या है,
क्यों ये आवक बढ़ी है और क्या कदम सरकार उठा सकती है, इन मुद्दों पर करते हैं बातचीत। बीवी मेहता हमारे साथ बने हुए हैं। मिस्टर मेहता, पहले तो बताइए कि जो ये आवक बढ़ी है इसके पीछे क्या क्या फैक्टर्स हैं और कितनी सप्लाई फिलहाल बढ़ती हुई दिखी है। नहीं, इंडिया और नेपाल के साथ में और 7 कंट्री से साफ्टा एग्रीमेंट है। साफ्टा एग्रीमेंट मुताबिक एक से दूसरी कंट्री में जीरो ड्यूटी में आप एक्सपोर्ट या इंपोर्ट कर सकते हैं। अभी क्या हो रहा है, इंडिया में जो ड्यूटी है आज क्रूड पे 27.5% है और नेपाल में 0% क्रूड ऑयल पे ड्यूटी है। तो वहां क्रूड ऑयल आ रहा है, रिफाइन करके इंडिया में सस्ता में भेज रहा है। कम से एक टिप पे 100 से 150 रुपया डिफरेंस है। उसके वजह से क्या हो रहा है कि ज्यादा से ज्यादा माल रिफाइंड ऑयल सस्ता नेपाल से इंडिया में आ रहा है। पहले तो यूपी और बंगाल तक पहुंचा था, अभी तो पूरा सेंट्रल इंडिया में भी नेपाल का माल आना चालू हो गया है, क्योंकि ड्यूटी डिफरेंस जबरदस्त है। कम से कम आज आपको इतना बेनिफिट मिल रहा है जो नेपालीज रिफाइनर्स को, तो उसके लिए इंपोर्ट भी बढ़ रहा है। अगर आप देखें नवंबर अपने अक्टूबर टू दिसंबर में काफी इंपोर्ट नेपाल ने किया था, उसे कम से 1,20,000 टन तो एक्सपोर्ट इंडिया में कर दिया। और ऐसा भी होने वाला है कि आगे अगले टाइम में भी हर महीने 40 से 50,000 टन वो नेपाल वाले इंडिया में एक्सपोर्ट करेंगे और एक्सपोर्ट वो भी सस्ता कर रहे हैं, वो दैट इज हर्टिंग अस। तो हमने गवर्नमेंट को लिखा है कि आप जरा जो साफ्टा एग्रीमेंट है उसमें आप सेफगार्ड मेजर और बाकी के जो मेजर है वो एक्सप्लोर करके आप रेगुलेट कीजिए। आज गवर्नमेंट ने साफ्टा एग्रीमेंट किया है तो इसके लिए उनको ऑनर करना पड़ेगा, आई एम नॉट सेइंग, पर उसमें काफी प्रोविजन भी है सेफगार्ड मेजर से, तो रेगुलेट करके आप कहिए ताकि इंपोर्ट एक लिमिटेड क्वांटिटी में इंडिया में आए और दूसरा जो आए उसमें कोटा कर दीजिए और तीसरा कोटा भी स्टेट में डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए ताकि एक स्टेट में ज्यादा लोड नहीं आए। मिस्टर मेहता, क्विकली एक चीज बताइए मुझे संक्षेप में प्लीज, समय की थोड़ी सी कमी है। अभी डिमांड के मांग के हिसाब से कितनी रिक्वायरमेंट हमें चाहिए और दूसरा ये डोमेस्टिक प्रोडक्शन अगर देखें तो वो कितनी है। नहीं देखिए, चाहिए इंडिया इंपोर्ट तो आज 160 लाख टन इंपोर्ट कर रहा है साल में, तो इंपोर्ट तो चाहिए। ऐसा मैं मना नहीं करूँ इंपोर्ट नहीं चाहिए, हमको सस्ता इंपोर्ट नहीं चाहिए ताकि वो जो हमारी डोमेस्टिक रिफाइनिंग इंडस्ट्री को हट कर रहा है, अगर वही अपने दाम से आए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। मगर जो आ रहा है वो एकदम 100-200 रुपया टीन पे सस्ता है और वहां पूरा पैक होके आ रहा है, तो इसके लिए मार पड़ रहा है यहाँ पे। तो हम चाहते हैं कि या तो आप कोई रेगुलेट करें या तो उसमें कोई ऐसी ड्यूटी या तो कोई प्रोविजन करे ताकि सस्ता नहीं आए वो। बाकी तेल तो चाहिए अपने इंडिया को। राइट। हाँ जी मैडम। चलिए शुक्रिया मिस्टर मेहता अपने व्यूज रखने के लिए इस खबर पर। और केंद्र सरकार को आपने चिट्ठी ऑलरेडी लिखी है, अब देखना है सरकार क्या कदम उठाती है, लेकिन एक इंपॉर्टेंट मुद्दा है जिसको एड्रेस करने की जरूरत है। रुक रहे इसी के साथ एक ब्रेक के लिए। दिनेश सोमानी, किशोर नाने हमारे साथ बने हुए हैं, लौटेंगे तो बात करेंगे कुछ और स्ट्रैटेजीज की, बेस मेटल्स, एग्री कमोडिटीज पर भी करेंगे फोकस। चल वापस आते हैं कमोडिटी राउंड अप। किशोर नाने, दिनेश सोमानी हमारे साथ बने हुए हैं। क्विकली अब बात कर लेते हैं बेस मेटल्स की, जहां पर जो तेजी हमने देखी थी वो थोड़ी सी अब नरम होती हुई दिखाई दे रही है। क्या आउटलुक है यहाँ से, प्राइसेस पर क्या व्यू है, इस पर करते हैं बातचीत। दिनेश जी बताइए पहले तो आपका आउटलुक बेस मेटल्स पर। ट्रम्प के टैरिफ प्लान को लेकर ये पूरा ही स्पेस काफी सेंसिटिव है, लेकिन कैसे देखते हैं आप फिलहाल मौजूदा डेवलपमेंट्स के बीच में, और कोई पिक है क्या? जी बिल्कुल, एवरीडे कुछ ना कुछ न्यूज आ रही है और टैरिफ बढ़ता जा रहा है या अलग कंट्रीज पर टैरिफ लगते जा रहे हैं। इसी के चलते में वोलेटिलिटी का दौर हमें देखने मिल रहा है, खास करके एमसीएक्स की कमोडिटीज में। कॉपर की स्पेशली मैं बात करूं तो 790 का जो लो बना था वहां से ये 870 के करीब इसने प्राइसेस हाई छुए है। मतलब 80 रुपीज का मूव कॉपर ने बहुत ही कम समय में दिया है। तो मुझे लगता है करेक्टिव फेज में कॉपर चल रहा है। 858, 859 या मौजूदा स्तर जो चल रहा है अभी, यहाँ पर एक बार खरीदारी दोबारा लौट कर आ सकती है। 872 का लेवल अपसाइड मुझे नजर आता है। 852 का स्टॉप लॉस जिसमें मेंटेन किया जा सकता है। वहीं इनसे ज्यादा जो स्ट्रॉन्ग काउंटर मुझे एल्यूमिनियम लगता है। 258.20 टू 58.50 ये जो रेंज है मुझे लगता है डिमांड एरिया है एल्यूमिनियम के लिए, वहां पर एक बार खरीदारी दोबारा लौट के आ सकती है। 262.50 का पहला लक्ष्य और स्टॉप लॉस 256 का मेंटेन करना। ओके किशोर, आप कोई पिक करेंगे क्या ट्रेड बेस मेटल से? या आई थिंक आज के लिए मैं कॉपर में तो नेगेटिव व्यू रखता हूँ। 862 के आसपास कॉपर बिकॉली कर सकते हैं। 866 का स्टॉप लॉस और 854 का टारगेट रख सकते हैं। बट आई थिंक एल्यूमिनियम हालांकि एक दो दिन के लिए थोड़ा सा तेजी हो सकता है इसमें। 259 हाफ के आसपास इसमें खरीदारी कर सकते हैं एंड 257 का स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए। 265 के आसपास का टारगेट्स रख सकते हैं। ओके
चलिए, तो ये बात हुई आपके बेस मेटल्स की। क्विकली एक बार एग्री कमोडिटी पैक पर और राय ले लेते हैं। दिनेश जी, कुछ ट्रेड्स आप पिक करेंगे क्या? स्पाइसेस के पैक में थोड़ी बाइंग देखने को मिल रही है आज के सेशन में। कोई ट्रेड्स एग्री बास्केट से? जी बिल्कुल, मुझे लगता है जीरा एक बहुत ही निचले स्तर पर आ गया है। ऑलमोस्ट 20,000 का लेवल इसने तोड़ दिया था आज। आई थिंक 20,000 के अंदर मार्च का कॉन्ट्रैक्ट कोई भी बाय किया जा सकता है। ऊपर में 21,400 का मतलब 1,400 रुपए की चाल जीरे में नजर आती है। मुझे लगता है सबसे वैल्यू बाइंग कोई कमोडिटी अभी है तो वो जीरा है। आने वाले समय में जीरा एक बेहतरीन रिटर्न दे सकता है। मौजूदा स्तर पर या यहाँ से 200 रुपया घटता है तो जीरा खरीदारी करना चाहिए। 19,450 का स्टॉप लॉस मेंटेन करें। 21,450 का इसका टारगेट 10 से 15 दिन का व्यू। ओके, एक वीकली राय रुपए पर किशोर आपकी क्या रहेगी? सॉरी दीपाली, आई थिंक आई डिडंट गेट। रुपी पर आपका व्यू इन लेवल से? या रुपी पे हमारा व्यू ये है कि आई थिंक वर्स्ट के सिनेरियो में 88 हाफ 89 के नीचे हम आएंगे नहीं है। एंड अभी हाल फिलहाल के लिए 1-2 दिन से काफ़ी ज़ोर से यहाँ पे एक प्रेशर देखने के लिए मिल रहा है। वो एंटिसिपेशन मार्केट का है कि काफ़ी हद तक आरबीआई इसको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। एंड शार्प रिकवरी देखे थे कल भी आफ्टरनून के बाद, और आज भी काफ़ी शार्प रिकवरी देखा है। हमारे व्यू है कि एटलीस्ट अगले 3 महीने में ये 85 हाफ के आसपास तक इसको स्लाइटली अप्रिशिएट हो सकता है। बिकॉज़ हमारा व्यू है कि मार्च के बाद थोड़ा-सा फ्लो सुधर जाएँगे, स्पेशली इवन एंड इक्विटी मार्केट भी फ्लोस सुधर सकता है। तो आई थिंक इन एंटिसिपेशन ऑफ दैट प्रॉब्ली आपको मई जून तक इसका 85 के आसपास आने का आशंका देखते हैं। ओके, चलिए, तो ये रहा व्यू रुपए पर। फिलहाल 86.86 पर कर रहा है कारोबार। चलिए, थैंक यू किशोर एंड दिनेश जी आने के लिए शो में और अपने व्यू सभी कमोडिटीज पर देने के लिए। इसी के साथ एक ब्रेक के उस पर आप देखिए वादा मार्केट का पूरा एक्शन फ्यूचर एक्सप्रेस में वीरेंद्र के साथ। नमस्कार।